जैसे कि हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं, डिफरेंट बिजनेसेस के डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस इसीलिए कहा जाता है कि लाइक प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, तो वो एक स्मॉल बिजनेस है। जो जो ग्रो करेगा तो मे बी उसका लीगल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए और उसका साइज भी चेंज हो जाए, यानी दैट मे बिकम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी चेंज हो जाएंगे, तो बिजनेस विद द ग्रोथ उसका साइज चेंज हो जाता है। अब क्यों हम जानना चाहते हैं कि बिजनेस का साइज हमें पता चले कि आप मेजर करके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं, इन्वेस्टर के अपने इंटरेस्ट हैं। इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं एक लार्जर फर्म में इन्वेस्ट करूं, एक एस्टैब्लिश्ड फर्म में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे रिटर्न अच्छा मिले। गवर्नमेंट ये चाहती है कि बिजनेस को प्रमोट किया जाए, स्मॉल बिजनेसेस को वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि कल को यही स्मॉल बिजनेसेस जो हैं कन्वर्ट होके लार्जर बिजनेसेस में जाएंगे। और जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दी कि ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसेस स्टार्टेड स्मॉल। आप जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स देख रहे हो, इन्होंने किसी जमाने में, इनकी एक हिस्ट्री है, जैसे पीएनजी की मैंने एग्जांपल दी कि तकरीबन 150 साल की इनकी हिस्ट्री है। 150 साल पहले इन्होंने काम शुरू किया तो अपने घर से काम शुरू किया। इस तरह एचपी की एक हिस्ट्री है, इन्होंने काम असेंबलिंग का काम शुरू किया तो अपने घर से शुरू किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ग्रू और इतना ग्रोथ मिली इनको कि ये मल्टीनेशनल्स में कन्वर्ट हो गए। तो ग्रोथ के साथ साथ बिजनेस का साइज भी चेंज हो जाता है। अब ये एक आम सी बात है कि बिजनेस के साइज को मेजर करना, और जैसे मैंने कहा कि वहां डिफरेंट वेज हैं बिजनेस साइजेस को मेजर करने के लिए, लेकिन कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। वक्त और हालात के मुताबिक या जरूरत के मुताबिक हमें बिजनेस साइजेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करने पड़ते हैं। जो डिफरेंट जो तरीके यूज होते हैं बिजनेस वर्ल्ड में टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस, वो क्या है जी? नंबर 1, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब बड़ा सिंपल सा मेजर का साइज है कि भाई आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेजर कर लो, पता चल जाएगा कि किसका बिजनेस का साइज बड़ा है, किसका छोटा है। अगर अगर सेम इंडस्ट्री में एक बिजनेस में 200 एम्प्लॉइज हैं और एक बिजनेस में 500 एम्प्लॉइज हैं, तो अब साफ पता चल जाएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कि जी जिसके 500 एम्प्लॉइज हैं इट्स अ लार्जर बिजनेस। बट अगेन यहां पे फिर कुछ एम्बिग्विटी आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। प्रॉब्लम्स किस वजह से अराइज होंगी कि व्हेन वी आर मेजरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर वो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लाइक देखें अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर की ही बात कर लेते हैं। 2 किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि एक मैनुअल टेक्निक्स यूज करता है और उसके तकरीबन 250 एम्प्लॉइज हैं, और वो एक सर्टेन क्वांटिटी डेली की बनाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स की। सपोज आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, 300,000 लीटर सपोज कर लेते हैं हम कि जी वो डेली के आपके 300,000 लीटर्स बनाता है यूजिंग 300 एम्प्लॉइज, राइट। अब मैनुअल टेक्निक्स यूज कर रहा है, उसके अगेंस्ट उसी की इंडस्ट्री में एक और सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है जो कि हाईली ऑटोमेटेड है। सबका सब उसका काम जो है वो ऑटोमेशन के जरिए से मैकेनाइज्ड तरीके से हो रहा है। अब वो क्या रहा है, वो डेली का 1 मिलियन लीटर सपोज कर बनाता है सॉफ्ट ड्रिंक, 1 मिलियन लीटर, और उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है? 50। अब आप कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे बताएंगे कि कौन सा बिजनेस बड़ा है? उसके 50 एम्प्लॉइज हैं और उसके 300 एम्प्लॉइज हैं। वो 300 एम्प्लॉइज के साथ 300 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा है और वो 50 एम्प्लॉइज के साथ 1 मिलियन लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा है। तो अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो वो कंपैरिजन हमारा ठीक नहीं आएगा। लेकिन एक मेथड है कि हम एक आइडिया ले सकते हैं
कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पे कौन सा बिजनेस बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन रियलिस्टिक जैसे मैंने पहले भी कहा कि रियलिस्टिक मेजर्स नहीं है, यूनिवर्सल मेजर्स नहीं है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मेजर्स यूज किए जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट जो है वो है सेल्स टर्नओवर का। सेल्स टर्नओवर को आप रेवेन्यू भी कह सकते हैं। इसको इसको एक साइज मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं इस टेक्निक को, और एक सेम इंडस्ट्री में आप इसको यूज करते हैं। सेम इंडस्ट्री से मुराद कि आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो दो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर को कंपेयर करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर को किसी फर्टिलाइजर बनाने वाले से कंपैरिजन करना शुरू कर दें ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स टर्नओवर। तो सेल्स टर्नओवर के लिए एक सेम इंडस्ट्री में होना जरूरी है। लाइक अगर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है तो उसको आप दूसरे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर से ही कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसका सेल्स टर्नओवर या रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू किसका ज्यादा है। नेचुरली जिसका एनुअल रेवेन्यू ज्यादा है that would be a larger business, but again it is again a less effective method of measuring. Okay, the next method is your capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल से क्या मुराद है कि जितना आपने बिजनेस में इंजेक्ट किया हुआ है कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, राइट। तो दो चीजें इसमें आ जाएंगी, एक आपका लॉन्ग टर्म लोन और एक आपकी इक्विटी। अब जितना सिंपल सी बात है, जितना लार्जर बिजनेस होगा उसको उतना ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा, उसको इक्विटी की अमाउंट भी ज्यादा होगी और उसके लिए फाइनेंस भी ज्यादा चाहिए होगा और वो फाइनेंस उसके लिए अवेलेबल भी होगा। लेकिन अब एक और बात आ जाती है कि अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बेसिस पे ही मेजर करने की कोशिश करें तो लाइक अब हम कहते हैं जी कि एक हेयर ड्रेसर है और एक ऑप्टिशियन है। अब हेयर ड्रेसिंग के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा चाहिए, कितनी कुछ चीजें चाहिए, थोड़ी सी मशीनरी है नॉर्मल सी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऑप्टिशियन की बात करें तो ऑप्टिशियन एक हाईली ऑटोमेटेड उसको एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें कि वो प्रॉपर तरीके से अपने काम को चला सके। तो नेचुरली ऑप्टिशियन को ज्यादा कैपिटल चाहिए, हेयर ड्रेसर को कम चाहिए। अगेन फिर आपका लेस इफेक्टिव हो गया। देन अनदर टेक्निक इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये यूज होती है सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए और इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो अब आपको पता चल रहा होगा इस फॉर्मूला से ही अगर हम गौर करें तो जिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी की करंट, अगर फर्ज कर लेते हैं हम कि दो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके नंबर ऑफ इशूड शेयर सेम है, मतलब हम कहते हैं एक कंपनी एबीसी है और दूसरी XYZ है, तो एबीसी के भी 1 मिलियन शेयर्स इशू हुए हैं और XYZ के भी 1 मिलियन शेयर्स इशू हुए हैं। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी फर्म जो है वो लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है? तो हम देखेंगे करंट मार्केट प्राइस उसकी क्या है शेयर की। तो अब अगर एबीसी के शेयर प्राइस है 10 रुपीज तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आएगी 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन, दैट बिकम्स 10 मिलियन। और अगर XYZ की शेयर प्राइस है 15 रुपीज तो अब 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन से तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आएगी, राइट। अब यहां से क्या पता चला कि XYZ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एबीसी। यहां से हमें पता चल गया कि XYZ जो है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अ लार्जर बिजनेस एज कंपेयर टू एबीसी बिजनेस। तो ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मेथड यूज किया जाता है टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। ओके, द नेक्स्ट इज द मार्केट शेयर। इट्स अ वेरी सिंपल, ये वही बात आ जाती है कि सेम आप इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला बड़ा इजी सा है, जैसे टोटल सेल ऑफ द बिजनेस और टोटल सेल ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे हमने अभी एग्जांपल दी फर्टिलाइजर की, तो हम अगर किसी भी फर्टिलाइजर फर्म का मार्केट शेयर जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी एनुअल सेल उठा लेंगे और फिर उस इंडस्ट्री में जितने प्लेयर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, उन सब की टोटल सेल पकड़ लेंगे। तो क्या निकल आएगा, उस
पर्टिकुलर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर का मार्केट शेयर निकल आएगा। एक मजीद आप मार्केट शेयर निकालना चाहते हैं जैज का, सपोज मोबाइल इंडस्ट्री में जैज का मार्केट शेयर निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैज की एनुअल सेल्स उठा लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल सेल ऑफ द मोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें सारे के सारे आ जाएंगे। टोटल सेल में जैज भी आ जाएगा, टेलेनॉर भी आ जाएगा, यूफोन भी आ जाएगा, राइट। और मतलब जितने प्लेयर्स हैं उन सबको हम एड अप करके वो टोटल सेल ऑफ द इंडस्ट्री निकल आएगी और उसमें मार्केट शेयर निकल आएगा। तो मार्केट शेयर रिलेटिवली इजी है और उससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी प्लेयर का मार्केट में क्या रोल है, और आमतौर पे ये परसेंटेज टर्म्स में निकलता है, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर होटल इंडस्ट्री की आपने फॉर एग्जांपल मेजर करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि नंबर ऑफ गेस्ट रूम्स ऑक्युपाइड इन अ मंथ ले लें, इन अ ईयर ले लें, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि दो डिफरेंट होटल्स को आप होटल इंडस्ट्री में मेजर कर रहे हैं, तो वो कहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा होटल जो है वो लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट आपने देखे कि बिजनेस साइजेस को मेजर करने के लिए। लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि देयर इज नो यूनिवर्सल रूल और नो यूनिवर्सल मेथड। एवरी मेथड हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड इट्स ओन डिसएडवांटेजेस एज वेल। ओके, स्मॉल बिजनेस की हमने पहले भी बात की। यूके में स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, पहले हम ये देख लें, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, इवन जो बुक फॉलो कर रहे हैं, इट्स ऑफ यूके एनवायरनमेंट। तो यूके में स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन अगर करें तो वो बिजनेस दैट इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 2 मिलियन पाउंड्स पर ईयर एंड एसेट्स लेस देन 950,000 पाउंड्स and it employs less than 50 people. That is termed as small business, right? तो यूके में स्मॉल बिजनेस को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर्स हमें मिल गए, एक टर्नओवर, एक एसेट्स और एक एम्प्लॉइज। अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर फॉलो नहीं होता तो फिर वो स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन से निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस में टर्नओवर जो है वो लेस देन 2 मिलियन है और एसेट्स भी उसके लेस देन 950,000 मिलियन है, लेकिन उसके एम्प्लॉइज जो हैं वो 70 हैं, तो फिर वो स्मॉल बिजनेस नहीं रहेगा, राइट? वो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी से आउट हो जाएगा। तो ये यूके में स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन आ गई। अब पाकिस्तान में देखते हैं जनाब। पाकिस्तान में 2 कैटेगरीज कर दी गई, एक को कहा गया स्मॉल एंटरप्राइज और एक को कहा गया मीडियम एंटरप्राइज। दोनों की डेफिनेशन उन्होंने अलग-अलग कर दी। पहले हम देखते हैं स्मॉल एंटरप्राइज। तो स्मॉल एंटरप्राइज में उन्होंने कहा कि इट्स एन एंटिटी आइडियली नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट? पब्लिक लिमिटेड कंपनी नेचुरली स्मॉल हो ही नहीं सकती, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर इन्होंने क्या कहा कि विच डज नॉट एम्प्लॉय मोर देन 50 पर्सन्स एंड हैज अ सेल्स टर्नओवर ऑफ नॉट मोर देन 75 मिलियन, राइट? यानी 50 से ज्यादा लोग नहीं काम करेंगे वहां पे और 75 मिलियन से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होगा, तो उसको हम टर्म करेंगे एज अ स्मॉल बिजनेस। यानी इस स्मॉल एंटरप्राइज के लिए जरूरी है कि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे, और अगर कोई भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन से निकल जाएंगे। वो किस में चले जाएंगे? फिर वो मीडियम एंटरप्राइज में चले जाएंगे। अब मीडियम एंटरप्राइज की क्या डेफिनेशन की उन्होंने कि मीडियम एंटरप्राइज इज अ बिजनेस एंटिटी विद 51 to 250 एम्प्लॉइज। अब देखें 50 से ऊपर चले गए ना, 51 और अप टू 250, और 250 किसके लिए है? इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट? और टर्नओवर कितना है? टर्नओवर इज नॉट अबव ₹150 मिलियन, not below 150 million, sorry, and up to 800 million। यानी 150 मिलियन से 800 मिलियन तक उनका टर्नओवर है और इनके एम्प्लॉयज हैं 21 से लेके 250 तक, और ये किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाँ, अगर ट्रेडिंग कंसर्न आ जाता है, ट्रेडिंग कंसर्न में वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज जो हैं वो 51 से 100 होंगे।
फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एमई। लेकिन अगेन टर्नओवर की बात वहीं रहेगी कि 150 मिलियन से 800 मिलियन तक, इससे ऊपर अगर गए तो फिर अगेन मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन से निकल जाएंगे, फिर वो आगे चले जाएंगे कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में। और एमई के लिए भी उन्होंने यही कहा कि दैट शुड नॉट बी आइडियली या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी आमतौर पे जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इट्स अ लार्जर बिजनेसेस और एम्प्लॉयज लॉट्स ऑफ पीपल। और मल्टीनेशनल की बात करें तो वो फिर थाउजेंड्स में चली जाती है बात, कि जिसमें 10,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो दैट बिकम अ वेरी लार्ज बिजनेस एज वेल। तो अब आपको कंपैरिजन में पता चल गया कि पाकिस्तान में दो कैटेगरीज कर दी, स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज, और जबकि यूके में सिर्फ स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। अब इनको सपोर्ट क्यों किया जाता है? इसीलिए कि यही स्मॉल बिजनेसेस जो हैं कल को लार्जर बिजनेसेस में कन्वर्ट होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, ये हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स में देखें, सबसे पहले जॉब्स आर क्रिएटेड। जब भी कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश होगा तो क्या होगा? लोगों के लिए जॉब्स आएंगी। जब जॉब्स आएंगी तो क्या होगा? जब जॉब्स आएंगी तो क्या होगा? उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी। आमतौर पे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स जो कि नए नए आइडियाज लेके आते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक शख्स एक पिज्जा शॉप पे एज अ शेफ काम कर रहा है और कुछ अर्से बाद ये सोचता है कि भाई मैंने यहाँ पे बहुत अर्सा काम कर लिया, व्हाई नॉट टू एस्टैब्लिश माय ओन बिजनेस। तो अब उसके पास ये आइडिया तो है कि जनाब कैसे कुकिंग करनी है, कैसा पिज्जा बनाना है, कैसा बर्गर बनाना है, सारा आइडिया है। तो वो उस आइडियाज की बेस पे अपना एक नया सेटअप बना लेता है, तो एक नई वैरायटी वो लेके आ जाता है। अब लोगों के लिए एक नई वैरायटी आ गई और फायदा क्या हुआ कि एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया जिसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई और लोगों को वहां पे जॉब मिलने के चांसेस बन गए। और एक इसका फायदा क्या हुआ कि कंपटीशन क्रिएट हो गया with other businesses, with even the larger firms। तो उस कंपटीशन की वजह से क्या होता है? कंपटीशन की वजह से एक तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्राइसेस कम हो जाती हैं, और किसको? एंड यूजर को या कंज्यूमर को फायदा रहता है अकॉर्डिंग टू कि उनकी प्राइस भी कम हो गई तो इजी टू बाय हो गया और क्वालिटी बेहतर हो गई। तो कंपटीशन का ये बहुत बड़ा फायदा रहता है। अगर देखें एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात कर लें तो एक जमाना था कि जब सिर्फ पीआईए ही पाई जाती थी, पीआईए के अलावा कोई नहीं था। तो पीआईए की मर्जी, भाई जो मर्जी करे, जितने मर्जी फेयर वो सेट कर ले, तो कोई उसको तो पूछने वाला नहीं था। फिर क्या हुआ कि उसका कंपटीशन आना शुरू हुआ, जैसे भोजा एयर आई, भोजा एयर के बाद आपकी एयर ब्लू आई, राइट, शाहीन एयर आई। अब ये क्या हुआ कि इस कंपटीशन में आ गए। अब कंपटीशन में आने के बाद एक तो उनको अपनी सर्विसेज बेहतर करना पड़ी, दूसरा रिलेटिवली उनके फेयर भी ऑलमोस्ट सबके सेम होना शुरू हो गए। तो ये फायदा हुआ और जॉब्स तो क्रिएट हुई, राइट, जॉब्स क्रिएट हुई, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए, जीडीपी इवन बेहतर हुआ, राइट, सर्विस का आउटपुट ज्यादा हो गया ना। सेम गोज विद द मोबाइल इंडस्ट्री। अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री को देखें तो पहले सिर्फ कौन प्लेयर था? कौन था? मोबाइलिंक स्टार्ट जब हुआ, राइट, फिर मतलब डिफरेंट प्लेयर्स आना शुरू हुए। जो प्लेयर आना शुरू हुए तो कंपटीशन बढ़ा, तो प्राइसेस डाउन होना शुरू हो गए। एक जमाना था कि आपको सिम जो है वो तकरीबन 4,000 रुपए की मिलती थी, 4,000 रुपए की सिम, और जिसपे इनकमिंग पे भी आपको पैसे कटते थे आपके। अब क्या है? आपको 50 रुपए की सिम मिल जाती है और इनकमिंग फ्री है आपकी, और बाकी उसके अलावा जो है कंपटीशन में बहुत सी आपको सहूलतें मिल गई। आपको 4G मिल गया, आपको इंटरनेट मिल गया, आपको बहुत सी और सहूलतें, सोशल मीडिया के डिफरेंट आपको प्लेटफॉर्म्स मिल गए जो आप यूज कर सकते हैं। और ये सारा किस वजह से हुआ
कि ये जब डिफरेंट बिजनेसेस एस्टैब्लिश हुए और कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, तो ये सारा फायदा किसको हुआ? एंड यूजर को, कंज्यूमर को। इसी तरह स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं इन द लार्जर बिजनेसेस एज वेल। अब जब लार्जर बिजनेसेस में जाएंगे तो अगेन फायदा फिर किसको होगा? एक तो मजीद जॉब्स क्रिएट होंगी और इसके साथ साथ जीडीपी बेहतर होगा, मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा और खुशहाली आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी जब यही स्मॉल बिजनेसेस जो हैं लार्जर बिजनेसेस में कन्वर्ट होंगे। और जो ये स्मॉल बिजनेसेस लार्जर बिजनेसेस में कन्वर्ट होंगे तो दे एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम तफसील से नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज ऑफ द मेजर फैक्टर इज कि वो बल्क परचेजिंग करते हैं। जब बल्क परचेजिंग करते हैं तो उनको डिस्काउंट्स मिलते हैं और वही डिस्काउंट्स आगे पास ऑन होते हैं टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर जो है उसकी वजह से फिर आपके सेल्स बढ़ती हैं और आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी और आपके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे। अब ये तो हो गया कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं। हमने साथ ये भी देखना है कि भाई प्रॉब्लम्स क्या आती हैं स्मॉल बिजनेसेस को। नेचुरली प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। अब उन प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले जब स्मॉल बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो देयर इज लैक ऑफ स्पेशलिस्ट, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। जैसे हमने अभी बात की कि एक शेफ जो है अपनी पिज्जा शॉप बना रहा है, उसके पास सारे स्किल रिलेटिव टू कुकिंग तो मौजूद हैं, लेकिन क्या उसके पास मार्केटिंग के स्किल्स हैं? माइट नॉट बी देयर। क्या उसके पास कोई फाइनेंशियल स्किल्स हैं? माइट नॉट बी देयर। क्या उसके पास प्रोडक्शन के तो स्किल्स हैं, लेकिन क्या उसके पास ह्यूमन रिसोर्स के स्किल्स हैं? माइट नॉट बी देयर। तो एक बिग चैलेंज जो हम पहले भी डिस्कस किया कि भाई स्पेशलिस्ट नहीं होंगे स्मॉलर बिजनेसेस में, तो उसको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ हैविंग लेस कैपेबिलिटीज, लेस कोलेटरल अवेलेबल। उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो तो एक मेजॉरिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस अपनी पर्सनल सेविंग्स को लेके आगे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए। तो अब क्या मसला है कि फाइनेंस कहां से रेज करेंगे? तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अगर आपकी प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड है तो उससे मार्केटिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये एक और प्रॉब्लम उनको पेश आता है। और एक सूटेबल प्रेमिसेस फाइंड करना, जिसका मतलब सूटेबल कॉस्ट हो या सूटेबल रेंट हो या सूटेबल कॉस्ट हो, ऐसा प्रेमिसेस भी फाइंड करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ये उनके मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो उनको स्मॉल बिजनेसेस को फेस करना पड़ते हैं। अब जैसे हमने पहले भी बात की कि गवर्नमेंट असिस्ट करती है स्मॉल बिजनेसेस को। क्यों असिस्ट करती है? फायदे आपको मैंने गिनवा दिए अभी। अब जब असिस्ट करेगी तो असिस्टेंस कैसे होती है कि उनके जो टैक्स रेट है ऑन द प्रॉफिट्स वो उसको रिड्यूस कर देंगे स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। अगर कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं उनको बाकायदा ग्रांट्स भी देती हैं कि भाई आप एस्टैब्लिश करें। जैसे अगर हम अजी अब बात करें पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, तो अभी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है खुशहाल नौजवान स्कीम, तो वो क्या है? वो यही है कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश किया जाए ताकि मुल्क में जो नए बिजनेसेस की वजह से हमने फायदे देखे कि जॉब क्रिएशन है, लिविंग स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, इकोनॉमी बेहतर होती है, तो इनको प्रमोट किया जाए। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट की ग्रांट है। फिर डिफरेंट स्कीम्स जो हमने
जिस डिफरेंट स्कीम्स की जो हमने बात की, जैसे अभी खुशहाल नौजवान स्कीम की बात की, कुछ अर्सा पहले येलो कैब स्कीम भी आई थी, वो भी यही थी कि वो प्रमोट कर रहे थे कि वो अपने कैब्स लेके चलाना शुरू करें और अपने बिजनेसेस को रन करें, अपने आप को एस्टैब्लिश करें। फिर गवर्नमेंट जो है नए बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ ऐसे इदारे भी बना देती है जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। और पाकिस्तान में ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्मेडा। स्मेडा, SMEDA मीन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हेल्प आउट करती है जब आप स्मॉल बिजनेसेस कोई भी एस्टेब्लिश करना चाहें, तो उसमें वो आपको हेल्प आउट करती है। लो इकोनॉमिक एरियाज में गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस करके वर्कशॉप्स मुकर्रर की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि वो लोगों को बताते हैं कि बिजनेस कैसे सेटअप किया जाए, कौन सा बिजनेस वहां पे स्टैब्लिश हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ये सब वहां पे वर्कशॉप्स में उनको गाइड किया जाता है, उनको बताया जाता है। राइट? तो अब एक जनरली हम देख लेते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे हमने कहा कि एडवांटेजेस की बात करें तो स्मॉल बिजनेसेस को ओनर्स जो हैं आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो सिंगल ओनर है, पार्टनरशिप है तो कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं जो मैनेज कर लेंगे। लोगों की चेंजिंग नीड्स को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं स्मॉल बिजनेसेस। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं और हर एक वर्कर के साथ काम करना पर्सनलाइज होके ये उनके लिए इजी होता है स्मॉलर बिजनेसेस में। और बहुत से लोग प्रेफर करते हैं स्मॉल बिजनेसेस में काम करना बिकॉज ऑफ हैविंग अ क्लियर कट इंटरेक्शन विद द ओनर्स एज वेल। अब अगर ये एक कोई फैमिली ओन बिजनेस है तो जो फैमिली का कल्चर होता है वही आमतौर पे बिजनेस में भी कल्चर पाया जाता है। और अगर वो फैमिली ही एक बहुत मतलब वेल मोटिवेटेड फैमिली है तो ऑटोमेटिकली वही मोटिवेशन लेवल आपका बिजनेस पे भी नजर आएगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इनके पास जैसे हमने कहा लिमिटेड एक्सेस होगी टू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उनको जो ओनर्स हैं उनको बहुत सा काम खुद करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है। मतलब प्रोडक्शन को भी देखना पड़ेगा, फाइनेंस को भी, HR को भी, मार्केटिंग को भी। और ये भी हो सकता है कि वो इतने डाइवर्सिफाइड ना हो, उनके पास नॉलेज ही ना हो इन चीजों का, तो फिर दे विल फेस द प्रॉब्लम्स। राइट? और हो सकता है कि उनका कंपटीशन उनको बीट कर दे और उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अपॉर्चुनिटीज तो ना होने के बराबर होती हैं। लार्जर बिजनेसेस की बात करें तो लार्जर बिजनेस में क्या होता है कि दे कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट पर्संस, लाइक मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट ले लेंगे, वो प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट ले लेंगे, HR का स्पेशलिस्ट ले लेंगे, यानी बाकायदा डिपार्टमेंट बन जाएंगे। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बन जाएगा, HR का बन जाएगा, प्रोडक्शन का बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द लार्जर बिजनेस। अब उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा होता है, जिसकी उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और दैट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। लो प्राइसेस होंगी एज कंपेयर टू द कंपैरेटर। उनको इजी एक्सेस है टू द सेवरल डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ फाइनेंस। कहीं से भी रेज कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं और मतलब फाइनेंस रेज करना भी उनके लिए इजी है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लार्जर बिजनेसेस जा सकते हैं कि नई प्रोडक्ट्स लेके आए, नए प्रोसेस लेके आए। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो नेचुरली जो बिजनेस लार्ज होता जाएगा तो उसको मैनेज करना मुश्किल होगा और उनके पास जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाएंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ने का भी अंदेशा है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, अगर उसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो उसको कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकती हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है और पुअर कम्युनिकेशन हो सकती है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया, लार्ज हो गए,
मतलब अगर वो मल्टीनेशनल में कन्वर्ट हो गया तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंट्रीज में वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, और दे मे ऑफर suffer from a divorce between ownership and control that can lead to conflicting objectives, यानी owners और हैं, management और है, तो अब objectives उनके conflict करेंगे, यानी owners के objectives और होंगे, management के objectives और होंगे, तो naturally there will arise a conflict कि भाई एक चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, एक चाहता है कि मेरे इनकम बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो जाहिर है दोनों में क्लैश आएगा और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का भी डिफरेंट तरीके होते हैं। एनीवे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम देखेंगे जब स्टेक होल्डर्स देखेंगे। तो ये आज हमने देखा कि लार्जर और स्मॉलर बिजनेसेस क्या होते हैं, इनके फायदे और इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। Okay, today we end up over here, and inshallah we'll meet in the next class. Thank you. After 5 minutes, we'll have question answer session.